मेरा नाम पूजा है। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। माँ-पापा ने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। भले ही हम लोग एक ऐसे समाज में रहते थे, जहाँ पर लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी। ना ही पढ़ाई-लिखाई करने की अनुमति थी और बिल्कुल छोटी-सी उम्र में उनकी शादी करके उन्हें विदा कर दिया जाता था। लेकिन मेरे माँ-बापा की सोच ऐसी नहीं थी। वह चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़-लिख कर कुछ बने। हम लोगों का नाम रोशन करें और मैं भी काफ़ी लड़ाई के अंदर ही थी। मेरी स्कूलिंग पूरी होने के बाद मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया गया। मेरा कॉलेज हमारे गांव से काफ़ी दूर था। इसीलिए पापा ने कहा कि तुम आना-जाना रोज़ाना नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम वहां पर कमरा लेकर वहीं पर रह जाओ, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मेरे पापा मजदूरी करते थे और मैं भी घर में सिलाई का काम किया करती थी। 4 पैसे जो जुड़ते थे, उसे घर पर खाना बनता था और मेरी पढ़ाई का खर्च होता था। हम लोगों का इतना मेरी माँ-पापा ख्याल रखते थे। मजदूरी करके भी पापा मुझे पढ़ाते थे। हमारे रिश्तेदार और गांव वाले मेरे पापा से कहा करते थे कि तुम अपनी बेटी की शादी कर दो, ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। अब यह जवान हो चुकी है और जमाने के अंदर बच्चा क्या गलती कर बैठे, किसी को कुछ पता नहीं रहता। अगर कल को तुम्हारी बेटी ने कुछ गलत कर दिया, तो तुम्हारा काला हो जाएगा। और वैसे भी तुम तो मजदूरी करते हो, और जो मजदूरी से पैसे आते हैं, वह अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगा देते हो। इससे अच्छा कि तुमसे शादी करके इसके घर भेज दो। उसके बाद दो तुम्हारे पास मजदूरी के पैसे आएंगे। उससे तुम मियाँ बीवी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार लेना। मेरे माँ पापा की हालत ऐसी थी कि वह मेरी पढ़ाई लिखाई मेरी तरफ पूरा ध्यान देते थे। मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होते थे। खुद भले ही भूखे सो जाएं। तभी मेरे पिताजी कहते थे कि ये हमारी इकलौती बेटी है, इसके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। और हमारे गांव में ऐसे रिवाज नहीं है, तो क्या हुआ, बाहर जाकर देखो, लोगों की लड़कियां कितनी तरक्की कर रही हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, ताकि लोगों की भी सेवा करें और हमारा भी सीना गौरव से चौड़ा हो जाए। मेरे पिताजी अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटा, हमारे गांव की कोई भी लड़की 5वीं कक्षा से ज्यादा नहीं पढ़ी है, सिर्फ तुम ही हो जो इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रही हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द नौकरी लग जाओ और हम लोगों का नाम रोशन करो। खैर, मैं अपना सामान पैक करके कॉलेज के लिए निकल गई। वहां जाकर मैंने एक कमरा लिया और रोजाना कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में जाने के बाद सुरेश नाम के लड़के से मेरी दोस्ती हो गई। वह मेरी हर काम में मदद किया करता था, पढ़ाई लिखाई, और मेरे साथ घूमता भी था। मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं सोचती थी, लेकिन वह मेरे साथ इतना अच्छा बना हुआ, मेरी हर तरह मदद करता था। मेरे नजदीक रहता था, तो मुझे उसकी तरफ खींचे जाने पर मजबूर होना पड़ा, और मैं और सुरेश एक दूसरे से प्यार करने लग गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, साथ में ही रहते थे। यहाँ तक कि सुरेश मेरे कमरे में भी रहता था। हम दोनों पूरी तरह से एक पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि हम लोगों के बीच फिजिकल रिलेटेड कुछ नहीं हुआ था। सुरेश मेरा हर तरह से ख्याल रखता था, और सुरेश मुझे वादा करता था कि जब हम दोनों का कॉलेज पूरा हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे घर मेरे घर से रिश्ता लेकर भेज दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब सच्चा जीवन साथी मिलने पर मुझे और क्या चाहिए था। लेकिन मेरी जिंदगी खुशियों भरी जिंदगी थी। मुझे कभी भी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ता था, और मैं पढ़ाई में भी काफी होशियार थी। जब तक मैंने इंटर की थी, तब तक हमेशा प्रथम स्थान पर ही आती थी। कभी भी मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी वजह से तो माँ पापा ने मुझे शहर भेजा था, और मैंने माँ पापा का विश्वास भी कभी नहीं तोड़ा था। आज सुरेश के साथ मैं प्यार में पड़ने के बाद मुझे थोड़ा डर तो था, क्योंकि माँ पापा को अगर पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि आज तक मैंने उनकी इज्जत का ख्याल रखा था। लेकिन फिर सुरेश ने मुझे समझाया कि तुम फिक्र क्यों करती हो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हें भगाकर ले जाने वाला हूं। कॉलेज पूरा होने के बाद तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा, और वैसे भी मैं तो काफी अच्छे घर से हूं। मुझे जमीन जायदाद भी आती है, और मैं कल को नौकरी भी लग जाऊंगा, और सिर्फ अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूं।
तुम्हारे माँ पापा को मेरे अंदर कोई कमी नजर नहीं आएगी, इसीलिए रिश्ता भेजने के बाद हम शादी कर लेंगे। अब सुरेश की बातों में मुझे दम लगा और हम हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। लेकिन उसके बाद जो मेरी जिंदगी में तूफान आए, जिसको उसका अंदाजा तो लगाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि जिससे मैंने मोहब्बत की थी उसी ने मेरे साथ ये सब कर डाला था। और मैं सुरेश के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि जो मैंने गलती की थी उसकी भरपाई तो सिर्फ मौत ही हो सकती थी। दरअसल मैं लुटे फूटे अंदाज में घर में दाखिल हुई थी। मेरी आंखों से ख्वाब नोच लिए गए थे। दिल पूरी तरह से टूट गया था। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ जो हुआ था वह क्या सच था। क्या मेरे महबूब ने मेरे साथ ऐसा किया था? अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे हवस का निशाना बनाया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे किसी के काबिल नहीं छोड़ा। क्यों किया? सुरेश ने ऐसा, ये तो मुझे बहुत प्रेम से बात करता था, मुझे कहता था कि मैं उसकी जिंदगी हूं और अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैं बुरी तरह से टूट गई थी। यह भी शुक्र है कि माता पिता दोनों ही इस वक्त घर में मौजूद नहीं थे और मैं अपने छोटे से कमरे में आकर बिस्तर पर गिरकर जैसे बिखर गई। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मुझे चुप कराने वाला, संभालने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि मुझे तो यह डर था कि कोई मुझे इस हालत में देखेगा। मैंने जल्दी से अपनी हालत ठीक किया और रोते रोते खुद को चुप करवा लिया। न जाने इतना हौसला कहाँ से आ गया था मेरे अंदर, जब मम्मी जी घर आए और मेरा आंसुओं से चेहरा देखकर कहने लगी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी जी को मैंने बहुत मुश्किल से बताया था, मगर मैं सोच रही थी कि अगर आज जो कुछ मेरे साथ हुआ है वह तो बहुत बड़ा है, और आने पर खामोश रहना, उसे छुपाकर रखना भी एक गलत काम है। मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए, मुझे अपने इंसाफ के लिए बोलना चाहिए। मगर फिर मेरी जब अपनी मम्मी के चेहरे पर नजर पड़ी तो मैं भी फिर से एक बार भी कर कर रह गई थी, क्योंकि मेरी खुशियों के लिए कितनी मेहनत कर रही थी ताकि मेरी शादी के लिए पैसे जमा कर सके और फिर मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर मेरी शादी करते। अगर उन्हें पता चलता कि मैं अब शादी करके काबिल नहीं रही, मेरे साथ क्या हो चुका है, तो उस उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं अपनी मम्मी को इतनी बड़े गम में नहीं डाल। मैं चाहती थी, मगर खुद को मेरी हालत इस पर बहुत खराब हो रही थी। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मैं अपने कमरे में ही पड़ी रही थी। उसके बाद मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कमरे से बाहर निकलूं, किसी से बात करूं, किसी से मिली बार बार। जो सुरेश और उसके दोस्तों ने किया था वही मेरे जहान में आने लग रहा था। मुझे बेबसी का एहसास होता था। सुरेश ने से नफरत से महसूस होती थी। उस दिन के बाद से मैंने सुरेश से बात नहीं की थी। मैं उसे मैसेज किया ना कॉल, कि यहां तक कि इतने दिनों से मैं राधा से भी बात नहीं कर रही थी। राधा मेरी बचपन की सहेली थी। हम दोनों में ही बहुत दोस्ती थी, बहुत प्यार था। अब राधा अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे शहर में चली गई थी। सुरेश के बारे में मैंने सिर्फ राधा को बताया था, और राधा को जब यह पता चला तो सुरेश मुझसे अकेले मिलने पर जोर देता है, तो राधा मुझसे कहने लगी कि तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी, उसे बोलो कि अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर पर भेजें। तब मैंने बताया कि वह अपने माता पिता को मेरे घर भेजने पर तैयार नहीं है। तब राधा ने मुझे बहुत समझाया था कि मुझे उस लड़के से दूर रहना चाहिए, उसे कहना चाहिए, मगर मैंने राधा की सारी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया था। मेरी आंखों पर तो जैसे मुकेश सुरेश के प्रेम की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे सिर्फ उसी पर विश्वास था, उसकी बातों पर, उसके प्रेम पर, और अपनी बचपन की दोस्त को मैंने नाराज कर दिया था। आज मुझे फिर से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसी वक्त राधा की भी कॉल आई थी। फिर जब मैं राधा से बात कर रही थी तो एक बार फिर से बिकने लगी। मैंने दिल से यह ख्याल आया कि मैं राधा को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैं खामोश हो गई थी। मैं अगर अपनी इज्जत जाने का शोर मचाती तो इसमें मेरी ही और मेरे घर वालों की ही बदनामी होती। मैं खामोशी से यह सब सहन करके रह गई थी। मेरी तबीयत पिछले दिनों से खराब चलने लगी थी। बार बार मुझे उल्टी आती थी, चक्कर आने लगे थे। तभी मम्मी जी मुझे कहने लगी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, कुछ खाती पीती भी नहीं हो, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मगर मम्मी जी को अपने काम से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी।
और पिछले कुछ दिनों से तो मुझे तेज बुखार भी था। तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मम्मी जी ने मुझे कहा कि तुम खुद ही अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवाओ, दवाइयां ले लो, क्योंकि मुझे काम से छुट्टी ही नहीं मिलती। और जब मैं वापस आती हूँ तो मैं बहुत थकी भी होती हूँ। और फिर मम्मी जी के जोर देने पर मैं अस्पताल आ गई। मगर जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो कहने लगी, आपके गुड न्यूज है, आप मां बनने वाली हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बुरी तरह से टूट गई थी, बिखर गई थी। ऐसा नहीं हो सकता। अब समाज में मुझे किसी कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। मेरे पेरेंट्स के दिल पर क्या गुजरेगी? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। सुरेश, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा सारा जीवन तुमने त्याग दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं किसके सामने अपनी बेगुनाही साबित करूं? मुझ पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अब एक ही रास्ता था, और वह रास्ता था मौत को गले लगाने का। जानती थी कि मेरे बाद मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाएंगे, उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा। मगर इस सदमे से बेहतर था कि वह मेरे मौत पर एक बार हीरो ले। लेकिन अगर यह बदनामी उन्हें पता चलती तो वह मुझे अपने हाथों से ही मार देते, और किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। मैं खुदकुशी करने के इरादे से अस्पताल से बाहर आ गई थी, और फिर एक गाड़ी के सामने में अचानक से आगे बढ़ गई। गाड़ी वाले ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वह इसमें नाकाम रहा। मुझे गाड़ी बहुत जोर से लगी थी। अचानक मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, और तकलीफ का एहसास मुझे पूरे वजूद में होने लगा था। मैं रोड पर गिर गई। तब मुझे अपने पास एक अजनबी आवाज सुनाई थी, मगर उसके बाद मेरा जहान कुछ भी सोचने के लिए तैयार नहीं था। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास एक अजनबी शख्स बैठा हुआ था, जो मेरे बाप के ही लगभग उम्र का था। वह वेयर ड्रेस था, देखने में काफी हैंडसम भी था। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि मैं जिंदा हूं। मैंने तो अपनी मां को मौत का सामना किया था, मगर फिर भी मुझे मौत नहीं आ रही थी। आज तू भी मेरी आंखों से बहने लगे। वह शख्स मुझे रोज में आता देख मेरे पास आया और पूछा, आप ठीक हो गया? मुझसे पूछने लगा, और मैंने अपनी आंखों तकलीफ से बंद कर ली थी। मुझे कहने लगा कि मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। उसकी बात सुनकर मैं झट से अपनी आंखें खोल दी थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ जो हो रहा था वह कुछ भी अच्छा नहीं था। और अब ऐसी कोई कौन सी बुरी बात है जो यह इंसान मुझे बताने जा रहा था, मगर बताने से झिझक रहा था। और फिर जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मैं हैरत से दंग रह गई थी। उस बुढ़े आदमी ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब मुझे पता है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी कि आखिर इसे कैसे पता हो सकता है। उस जंगल में तो केवल उसके दोस्त और सुरेश और मैं ही मौजूद थी। तभी उसने कहा कि मैं उस जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो मैं सारा कुछ मात्रा देख रहा था। मैं एक हाथ से थोड़ा विकलांग हूं, इस वजह से मैं आप लोगों के नजदीक नहीं आया, क्योंकि मुझे डर था कि वह 3-4 लोग थे। अगर मैं तुम्हारे बचाव के लिए तुम्हारे पास आता तो वह लोग मुझे मार देते, और अपने घर का मैं इकलौता सहारा हूं। मेरे 5 बेटियां हैं। मेरी पत्नी जिंदा नहीं है, इसीलिए अपनी 5 बेटियों की जिम्मेदारी मुझे ही तो निभानी थी। अगर मैं वहां पर तुम्हारी दाल भरकर आता तो मेरे पास इतना पावर नहीं था कि मैं उन लड़कों का सामना कर लेता, और वह मुझे कोई नुकसान पहुंचा देते तो मेरे पास जो बेटियों का क्या होता। इसीलिए मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने मुझे उठाया और पानी पिलाया, और जहां पर मुझे चोट लगी थी वहां पर मेरे पट्टी की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए एक रास्ता है, जैसे तुम्हारा ये बच्चा बी सेफ रहेगा, और तुम्हारी शादी भी अच्छे से हो जाएगी, और तुम्हारे परिवार और रिश्तेदार कहीं पर भी बदनामी भी नहीं होगी। ये सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि इतने सारे काम इकट्ठे कैसे हो सकते थे। अगर मुझसे कोई शादी करेगा तो भला कैसे करेगा, क्योंकि मुझे तो कई लड़कों ने मिलकर वह सब किया था, और फिर ऊपर से मैं गर्भवती थी, और ऊपर से सब लोगों के मन में यही होगा कि मैं एक बिगड़ी हुई हूं। मेरी माँ पापा की इज्जत का क्या ख्याल होगा। तभी उस बुढ़े आदमी ने मुझे दिलासा दिलाया और कहा कि तुम फिक्र मत करो। मैं अपनी भरी जवानी से लेकर आज तक हमेशा लड़कियों की मदद करते आया हूं। तभी तो भगवान ने देखो मुझे कितना तंदुरुस्त बनाया है,
सिर्फ एक हाथ कट गया इसी वजह। थोड़ी बुढ़ापेपन की झलक मेरे अंदर आने लगी है, वरना मैं हमेशा ही ऐसा ही था। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर पर मेरी 5 बेटियां भी हैं, जो तुम्हारी उम्र की हैं। तुम खुद को महफूज समझो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद तुम्हारी बड़ी अच्छे घर में शादी भी होगी, और तुम्हारे बच्चे का भी जिक्र किसी को नहीं होगा। और उसके बाद तुम अब मिलकर हम लोग तुम्हारे उस दरिंदे दोस्त सुरेश को भी सजा दिलाएंगे। अब उस बुढ़े आदमी की आवाज और आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। इसीलिए मैंने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा और उस बुढ़े आदमी के साथ चली गई। उसके घर में जाकर देखा तो उसकी कोई भी 5 बेटियां नजर नहीं आ रही थीं। मैंने उनसे कहा कि आपकी बेटियां कहाँ हैं? तभी वह कहने लगा कि यही आस पड़ोस में खेलने के लिए गई होंगी। तभी मैंने उनसे कहा कि इतनी बड़ी उम्र में वह कहाँ पर खेलने के लिए जा सकती है। तभी उसने कहा कि ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जल्दी से उस कमरे में चलो। मैं उसकी ऐसी बात सुनकर थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि अगर वह मुझसे कोई बात करता तो यहाँ हॉल में बैठकर भी कर सकता था। मुझे कमरे के अंदर ले जाने की क्या जरूरत थी? और जब मैंने उसके होल के चारों तरफ तस्वीरें लगी हुई देखी, तो मैंने देखा कि उसमें सिर्फ वही था ना। कहीं उसकी पत्नी की फोटो थी, ना ही उनकी बेटियों की फोटो थी। अगर उसकी 5 बेटियां थीं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी तस्वीर इस घर में होती, बल्कि पूरा घर तो सिर्फ उसी की तस्वीर से भरा हुआ था। अब मुझे डर सा लगने लगा था। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कमरे के अंदर ले गया और जबरदस्ती मेरा बलात्कार कर डाला। अब तो जैसे मैं पूरी तरह से टूट ही गई थी। उस आदमी ने मुझे घर से बाहर निकालते हुए कहा कि मैं इसी तरह लड़कियों की मदद के बहाने अपनी प्यास मिटाता हूं। तुम भी आज मुझे ऐसी ही हालत में बेसहारा मिली, तो मैंने भी यह सब कर लिया। अब तुम लड़कियों का यही काम तो होता है, लड़कों को खुश करना। पहले तुम अपने आशिकों के साथ मजे लूटते हो, और उसके बाद खुद को ऐसे बोलती हो जैसे तुम्हारे साथ बदतमीजी हुई है। वह आदमी बड़े ही गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसके घर से बड़ी बुरी हालत से आ रही थी। मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी के ऊपर विश्वास करने से भला ऐसा होता है। मैंने पहले सुरेश पर विश्वास किया, फिर इस बुढ़े आदमी पर विश्वास किया। अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। मैं अपने माता पिता को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए किया था वह कोई भी नहीं कर सकता था। मैं उन्हें बदनामी की आग में नहीं झोंक सकती थी। इसीलिए मैंने फिर से मौत को गले लगाने का सोचा। इस बार मैंने जाकर एक बहुत बड़ी नदी में छलांग लगा दी और डूबने मौत हो गई, सारा किस्सा ही खत्म हो गया। जब मेरे माँ पापा को यह खबर पता चली तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन आज तक कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया था कि आखिर मैंने आत्महत्या क्यों की, क्योंकि मैं कभी आत्महत्या के खिलाफ हुआ करती थी और आज खुद ही यह कदम उठा लिया। धन्यवाद।